हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण अध्ययन। और इसमें मैं आप लोगों को लिए प्रैक्टिस सेट बताऊँगा जो विद्वत वर्षों में सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ से प्रश्न पर्यावरण में अध्ययन में। और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने टेलीग्राम पे अपने चैनल बना रखा है। टेलीग्राम पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पे जाकर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, मतलब कि उसकी क्या है? सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। ये बात की जा रही है शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है। बहुमूल्य निधि के बारे में बात की जाए तो बच्चों से क्या किया जाएगा? शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है जो होती है छात्रों का विश्वास, छात्रों को विश्वास कराना। ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन में वास्तविक कुमार होते हैं, मतलब कि कुमार का मतलब होता है जैसे जिस नेचर में ढालना चाहेगा टीचर उसी नेचर में बच्चा ढल जाएगा, जो न सिर्फ उनके जीवन में आकार देते हैं बल्कि छात्रों को विश्वास भी जगाते हैं। ठीक है। जैसे कि कुम्हार एक होता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक भी क्या करता है? बच्चों को आकार, मतलब जिस आकार में ढालना चाहता है उसी आकार में ढल जाता है। ठीक है। अच्छे टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है, बच्चों को अच्छे व्यवहार में ही ढालेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है, मतलब कि सिद्धांत है, कानून है, खोज है, मूल संकल्पना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बात की जा रही है परिकल्पना को बार बार परीक्षण, मतलब परिकल्पना है बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है तो क्या नहीं पाया जाता है? इसमें आपका कानून तो होगा नहीं, ठीक, खोज भी नहीं होगा, मूल संकल्पना भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सिद्धांत हो जाएगा। सिद्धांत कैसे हो जाएगा कि सिद्धांत के समय जो होता है प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। ठीक है। सिद्धांत से मतलब कि परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद ही जब इसमें बात का भान हो जाता है, मतलब कि अनुभव हो जाता है बात का, तो यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य होती है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है। सत्य होती है तो क्या कर लेती है? सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सिद्धांत। ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में बात की गई है आपकी कि निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि की बात की गई है। ठीक है। तो शिक्षण विधि में क्या हो जाएगा? पहला है विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख। श्रुत लेख क्या होता है? अच्छा लेख, मतलब लिखने वाला। ठीक है। श्रुत लेख, सुंदर लेख। ठीक। आगे है श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य। श्रुत लेख मतलब सुंदर लेख में दिया गया काम, मतलब जो बच्चों को कार्य दिया जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है विचार गोष्ठी पर कार्य योजना। विचार गोष्ठी पर कार्य योजना, विचार मतलब किए जाता है, एक शिक्षक होता है वो क्या करता है? विचार करता है, फिर कार्य योजना का कार्य देता है, मतलब कि बच्चों को कार्य करने के लिए देता है। ठीक है। आगे है व्याख्यान एवं श्रुत लेखन। व्याख्यान का मतलब होता है कि लंबी लंबी कहानियाँ जो होती हैं वो सुंदर लेख में लिखना होता है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि, शिक्षण विधि के बारे में बात की जा रही है। तो आपका विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख होगा नहीं, श्रुत लेख में दिया गया कार्य भी नहीं होगा, व्याख्यान विधि भी नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे उपयुक्त विधि होती है यह, और इस विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करने का ज्ञान वृद्धि करते हैं। ठीक है। ज्ञान वृद्धि करते हैं। और इस प्रयोग में क्या होता है कि छात्रों के द्वारा गृह कार्य को
लिया जाता है तथा जिसमें योजना बनाने का शारीरिक श्रम करना निहित होता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नहीं है कि मतलब आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपकी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मेथेन। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन इसमें देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपका होगा नहीं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की नहीं की बात की है ना, तो इसमें नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं होगा, मेथेन भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा इसमें, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, हीलियम नहीं होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस होती है ग्रह के कारण वातावरण या जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, वातावरण एवं जलवायु में परिवर्तन होता है ग्रह के कारण, मतलब गैसों से गैसें जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसें वह ग्रह के कारण वातावरण में बदल जाती हैं, पर भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायित्व होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और जलवाष्प, ओजोन आदि जो गैसें होती हैं ना, इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूल मतलब कि जैसे कि फ्रिज और कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है मतलब। ठीक है, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ठीक है, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है इसमें। ठीक है, यह एक निष्क्रिय या नोबल गैस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई का किस इकाई के द्वारा किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण के ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जूल। पहला ऑप्शन आपका जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका जूल होगा नहीं। ठीक है, न्यूटन, नैनो इकाई भी नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। डेसिबल कैसे हो जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण का मापन जो होता है डेसिबल होता है। ठीक है, डेसिबल की इकाई के द्वारा किया जाता है, 80 डेसिबल होता है इसका, जो ध्वनि मापने वाली इकाई द्वारा किया जाता है वो क्या होता है, 80 डेसिबल का होता है। या सबसे अधिक शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने से सक्षम होता है। ठीक है, सामान्यतः मतलब जो होता है श्रवण शक्तियों वाला के लिए क्या होता है कि 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। ठीक है, बात की जाए 5 डेसिबल की, जो ध्वनि अत्यंत मंद होती है ना, वो 75 डीबी की होती है। ठीक है, साधारण जो तेज होती है वो भी 95 डीबी की होती है। ठीक है, 120 डेसिबल से अधिक, मतलब डीबी का मतलब है डेसिबल। ठीक है, डेसिबल से अधिक जो होती है ना ध्वनि तीव्रता कष्टकारक होती है। ठीक है, 120 डेसिबल की जो होती है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि जो स्पीकर आवाज़ निकालते हैं डेसिबल की बात की जा रही है। ठीक है, 120 अधिक जो हो जाती है वो हानिकारक होती है। ठीक है, डेसिबल से किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपके दे रखे हैं, लेपिस, यू आकार की घाटी, बी आकार की घाटी, जलप्रपात। ठीक, जलप्रपात। अब आपके ऑप्शन क्या होंगे, स्थलीकृत निर्माण हिमानी के बारे में पूछा है, तो इसमें क्या होगा आपका, लेपिस होगा नहीं आपका, जलप्रपात भी नहीं होगा और बी आकार भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, यू आकार हो जाएगा। इस तरीके की घाटी होती है। ठीक है, यू आकार की घाटी होती है, और इसमें क्या होता है कि, और ये जो यू आकार की घाटी होती है ना वो हिम नदों द्वारा होती है, मतलब हिम नदों द्वारा होती है। इसका नामांकन अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होता है यू पर हुआ है। ठीक है, मैंने ये बताया ना यू आकार की होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस घाटी की आकृति जो मिलती है ना अपरदन के कारण मिलती है। इनमें दोनों किनारों में काफ़ी समानांतर एवं अंतोदर ढाल बन जाते हैं। ठीक है, ढाल बन जाते हैं। इसमें जलप्रपात एक मतलब प्रमुख प्रवाही जल नदी कृत अपादान कृतक स्थल रूप में होता है। ठीक है,
और बी आकार की घाटी बात की जाए तो बी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला बी आकार की घाटी का हुआ है। ठीक है, इस तरीके की बी आकार जो होती है 22 नंबर वाली बी आकार की घाटी से मतलब अंग्रेजी वर्णमाला से हुआ है। ठीक है, इस घाटी का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है आपका युवा नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, युवा नदी के द्वारा जब नदी जो कटाव करती है तो अपनी तली को कम गहरा करती हुई वो बी आकार की घाटी बना लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी की बात की जा रही है। तो ठीक है, ऑप्शन है आपका ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? ताप्ती आपकी होगी नहीं। ठीक है, स्वर्णरेखा भी नहीं हो, सॉरी स्वर्णरेखा बात की जाए तो इसमें स्वर्णरेखा, हाँ स्वर्णरेखा, नर्मदा नहीं होगी। ठीक है, सिंधु भी नहीं होगी, स्वर्णरेखा हो जाएगी आपकी। स्वर्णरेखा कैसे हो जाएगी? क्योंकि स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है। ठीक है, झारखंड से निकलती है और यह क्या करती है कि बहने वाली एक जो पहाड़ी नदी है यहाँ की, मतलब जो रांची जो है, रांची जगह है, एक नगर है, नगर रांची से जो 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, मतलब कि दक्षिण उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण और क्या है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम। ठीक है, पूर्व इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, दक्षिण और पश्चिम इधर इधर की साइड जो होता है, क्या होता है कि इसमें स्थित नगरी मतलब गांव की जो मैंने बताया था रानी चुआ नामक एक स्थान है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? रानी चुआ। ठीक है, चुआ नामक स्थान से निकलती है और बल्लेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? बल्लेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये ताप्ती आपकी बात की जा रही है, ताप्ती और नर्मदा और सिंधु ये क्या करती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में एक स्वर्ण रेखा गिरती है। जो स्वर्ण रेखा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, समय से कार्य नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। मतलब कि जो राकेश है उसे सुधारने का उपाय क्या होगा? प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना, मतलब जो प्रधान अध्यापक होता है, प्रिंसिपल होता है स्कूल का, उसकी जानकारी में लाना। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, खेल की कक्षा में जाने का प्रतिबंध लगाना। बच्चे पे कोई प्रतिबंध तो लगा नहीं सकते भाई। ठीक है, ये तो वैसे भी मना है। और बात करते हैं उसकी अनियमितताओं के कारण जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। बच्चे का ऐसा कर ही नहीं सकते भाई इतना। अगर बच्चे का ऐसा कर देंगे, अगर माता पिता को उसकी कमियों को बता देंगे तो क्या होगा? बच्चे का मनोबल गिर जाएगा। ठीक है, उसे अगर बच्चे को सिखाना है तो सबसे ज़्यादा सिखाने के लिए आपके ऑप्शन की बात की जा रही है, तो इस ऑप्शन में क्या होगा आपका कि उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर, मतलब जो कमियां हैं, कमियों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना होता है। ठीक है, बच्चे को क्या होता है? सही मार्गदर्शन देना होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो खेल की कक्षा में जाने का प्रतिबंध लगाना, यानी कि उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना, ये गलत होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? ठीक है, जो झील है सबसे ज़्यादा मतलब किस शहर में है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा? क्या होगा आपका ऑप्शन? इसमें आपका ऑप्शन होगा, जैसे कि उज्जैन की बात की जाए, उज्जैन में इतने झील है नहीं। ठीक है, इतनी झील नहीं है, झील है पर इंदौर में भी नहीं है, ग्वालियर में भी नहीं है,
सबसे जो झील तो है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो कौन सा शहर है, मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, ठीक है। कौन सा शहर है, झीलों के शहरों के नाम, मतलब झीलों का शहर कहा जाता है, जो झीलों का शहर कहा जाता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसी को झीलों का शहर कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ऑप्शन आपका होगा भोपाल। भोपाल को क्या कहा जाएगा कि झीलों का शहर कहा जाएगा, ठीक है। भोपाल को क्यों कहा जाएगा कि जो भारत का हृदय कहने जाने वाला जो होता है वो भारत का कहे जाने वाला जो होता है हृदय, तो वो उसे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश कहा गया है, ठीक है। देश विदेश में पर्यटन स्थलों पर खान पान, मतलब शिल्पकारी, बुनकरों और आदि के लिए जो जाना जाता है वो मध्य प्रदेश है। बुनकरों की बात की जाए तो वहाँ चादर वगैरह जो बनती हैं, जो बुनते हैं, चटाई वगैरह बनते हैं, उसे मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उस मध्य प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल है, ठीक है। जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। अब बात की जाए लोअर लेक, ठीक है, और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। दो झील हैं, दो झीलों के कारण ही कहा जाता है, ठीक है। दो झीलों का नाम क्या बताया मैंने भाई, लोअर, ठीक, लोअर, और दूसरी झील है आपकी लोअर लेक, इसका पूरा नाम है लोअर लेक, और अपर लेक, ठीक, अपर लेक, ठीक। ये क्या है, दो झील हैं, इसी वजह से इसे प्रसिद्ध माना गया है, ठीक है। झीलों के शहर कहा गया है भोपाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अलग करता है। तो इसमें ऑप्शन है लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें आपका लाल सागर होगा नहीं, ठीक है, लाल सागर नहीं होगा, काला सागर भी नहीं होगा, अरब सागर भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा, तो क्या होगा, भूमध्य सागर हो जाएगा। भूमध्य सागर क्यों हो जाएगा, भूमध्य सागर जो पृथ्वी का एक सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर क्या है, पृथ्वी का एक सागर है। उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 25 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो भारत के क्षेत्र का लगभग मतलब कि 3/4 भाग है, ठीक है। यह अटलांटिक जो महासागर है ना, अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जिसे बोलते हैं, जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, ठीक है। जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, केवल 14 किलोमीटर चौड़ा है, और एक जल डमरू मध्य है, मतलब कि जो जल डमरू मध्य जो होता है, डमरू होता है उसके मध्य होता है, ठीक है। डमरू जैसा दिखाई होता है, ठीक है। अब बात की जाए लाल सागर अफ्रीका, जो लाल सागर है वो अफ्रीका में और एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है, ठीक है। किसके बीच खाड़ी है, लाल सागर और अफ्रीका एवं एशिया के बीच, ठीक है। अफ्रीका और एशिया के बीच कैसी है, हिंद महासागर एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया गया, तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। अब बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की मैंने अभी बताया था कि मतलब जो मैंने वीडियो इसमें बना रखी है, मैंने अब बताया है वीडियो में कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस हैं वो मैंने सारी 2 पार्टों के अंतर्गत बता रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल पे जाके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बात की जाए लिंक की, तो मैंने लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैंने उसकी PDF डाल रखी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आपका क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। इसमें ऑप्शन आपका 16 सितंबर हो जाएगा। 16 सितंबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओजोन जो दिवस मनाया गया वो मतलब कि सन
सन 1994 को 16 दिसंबर को घोषित कर दिया गया था ओजोन दिवस। ठीक है, तब से यह मतलब ओजोन दिवस मनाया गया है। ठीक है, ओजोन दिवस 2016 का थीम था। मतलब जो ओजोन दिवस है वो क्या है, 2016 का थीम बना। और ओजोन एवं क्लाइमेट रिसोर्ट बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। ठीक है, इसकी क्या है कि यूएनओ की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसे कहते हैं। ठीक है, ये ओजोन दिवस की बात हो गई। अब बात करते हैं 7 दिसंबर की। तो 7 दिसंबर को आपको क्या मनाया जाता है? 7 दिसंबर की बात की जाए तो आपको 7 दिसंबर सन 1994, 7 दिसंबर सन 1994 में क्या हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विश्व दिवस मनाया गया था। ठीक है, क्या मनाया गया था? नागरिक उड्डयन संगठन दिवस मनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी 30 मार्च की। 30 मार्च को क्या हुआ था कि 30 मार्च को जो मनाया गया था राष्ट्रीय ओजोन, मतलब जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं वो 30 मार्च को क्या है, 30 मार्च को जो राजस्थान दिवस मनाया गया था। 30 मार्च को क्या हुआ था? राजस्थान दिवस मनाया गया था। और ये सन 1949 में, सन 1949। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई देगा। सन 1949। ठीक है, सन 1949 को जोधपुर और जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय होकर बृहत्तर मतलब कि राजस्थान संघ बना था। ठीक है, इस दिन बलिदान को नमन किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? बलिदान जो दिया था उसको नमन किया जाता है। ठीक है, जोधपुर और जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये विलय हो गए थे। विलय होकर क्या बना? राजस्थान बना। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी 22 अप्रैल की। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या है? 22 अप्रैल को आपको मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। सन 1970 से, ठीक है, सन 1970 में सबसे पहली बार मनाया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी श्रृंखला मतलब किस श्रृंखला में आपके शाकाहारी होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटन करता। ठीक है, अपघटन करता। ठीक है, शाकाहारी की बात की जा रही है। शाकाहारी में क्या आते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी में आते हैं। ठीक है, कैसे शाकाहारी में आते हैं? आपके हिरन है, खरगोश है। ठीक है, हिरन, खरगोश ये चीज़ क्या करते हैं? घास वगैरह खाते हैं, इसलिए ये क्या आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? जो एक दूसरे को खा लेते हैं। जैसे शेर होता है, शेर क्या करता है कि खरगोश को भी खा लेगा और बकरी को भी खा लेगा, भैंस को भी खा लेगा, गाय को भी खा लेगा। ये लोग क्या होते हैं? भैंस, गाय, बकरी वगैरह ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, आपके अब बात की जाए जो प्राथमिक उपभोक्ता की बात की जा रही है। ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे जो खाते हैं वो उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है? क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है ना, वो द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। जो शाकाहारी की बात की जा रही है उससे क्या है? पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के अधीन होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो मिलता है उन्हें, उससे क्या करते हैं? क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता इन लोगों को खुद से खा लेते हैं। शेर जो होता है गाय, भैंस, बकरी को खा लेता है। गेंडा खा लेता है। ठीक है, गेंडा किसको खा लेगा? बकरी को खा लेगा, खरगोश को खा लेगा। ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अब बात की जाए जो सड़े गले अपघटक होते हैं ना, उन्हें कौन खाता है? मृतपोषी कवक जीव ये लोग खा लेते हैं, जीवाणु वगैरह खा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है। ठीक है, अपने चैनल पे उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाती है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों को, चक्र को क्या कहते हैं? ठीक है, पारिस्थितिक की बात की जा रही है। ठीक है, पारिस्थितिक की बात की जाए तो रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका? रासायनिक चक्र आपका होगा नहीं, भूगर्भीय चक्र भी नहीं होगा और भू रासायनिक चक्र भी नहीं होगा। आपका हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र।
जैव भू रासायनिक चक्र कैसे हो जाएगा आपका, क्योंकि ये प्रकृति में जो होता है विभिन्न तत्वों मतलब चक्रीय रूप से एक जीव के दूसरे जीव तक स्थानांतरित होता है और पुनः प्राकृतिक में लौट आते हैं। मतलब क्या होता है इस प्रक्रिया को, जो खनिज प्रवाह होता है ना, इस चक्र में जीवमंडल, वायुमंडल, जो जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, ठीक है, ये होते हैं ना, तो इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, जैव मंडल, भूमंडल, स्थलमंडल जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र जो होते हैं ना, आदि तरीका के जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन हो चुका। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पादन है, जो पर्यावरण प्रदूषण उत्पादन करता है, मतलब कि जो क्या है, प्रदूषण करता है, प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, वो क्या है आपका, ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। ठीक है, बात की जाए ऑप्शन की। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा आपका ऑप्शन, बात की जाए आपकी डीजल। डीजल आपका इतना पर्यावरण प्रदूषण मतलब फैलाता नहीं है, इसमें ज़्यादा धुआं होता नहीं है। पेट्रोल भी नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा धुआं निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा धुआं निकलता है। और निम्नलिखित जो ईंधन है ना, ईंधनों में से हाइड्रोजन जो होता है ना, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती है जितनी की इससे निकलती है हाइड्रोजन से। ठीक है, और क्या होता है कि वातावरण को प्रदूषण कर देता है। हालांकि इसके कारण जो गुब्बारे और वायु पोतों को जो वायु प्रांतों में जो हाइड्रोजन होता है ना, ठीक है, प्रयुक्त होता है तथा इस स्थान को हीलियम ले रहा है। क्या हो रहा है, इसे हीलियम ले रहा है। ठीक है, अब बात की जा रही है आपकी, ये हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राज़ील में। तो आपका एक सा ऑप्शन होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो ऑस्ट्रेलिया में होगा नहीं। ठीक है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, मतलब कि एक जीव जंतु है, ये जंतु है, जानवर है। ये कहाँ पाया जाता है, भारत में भी नहीं पाया जाता। आपका ब्राज़ील की बात की जाए, ब्राज़ील, चीन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ब्राज़ील में भी नहीं होगा, चीन में होगा आपका। चीन में क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, संकटग्रस्त जो जंतु दैत्याकार होता है ना, वो पांडा चीन में ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कि चीन में क्या होता है कि डुंग्यामो या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं इसे। ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं, बिल्ली या भालू कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीन के बांस के जंगलों में और तिब्बत के हिमाचल पर्वत के इलाकों में पेड़ों पर रहते हैं। ठीक है, पेड़ों पर रहते हैं, तो हालांकि ये क्या होगा, ये भालू ही होगा, अनुमान है, भालू और बिल्ली। ठीक है, दो बताए गए हैं, तो इसमें क्या होगा, भालू और बिल्ली भी हो जाएंगे। पर इसमें क्या होता है कि आज जो पांडा है, मतलब विश्व का वन्य जीव कोष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में भी एक है। ठीक है, क्या है, और इसे WWF भी कहा जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। ठीक है, तो कहाँ होगा आपका, चीन में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्या अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रसादी हुई। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल ऑक्साइड, आइसोसाइनेट। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा मिथाइल ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भारत में, मध्य प्रदेश में, मतलब कि भारत के मध्य प्रदेश जो राज्य है वो भोपाल में 3 दिसंबर सन 1984। ठीक है, क्या हुआ था, को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई और इसे
भोपाल गैस कांड भी कहा जाता है, ठीक है, भोपाल गैस कांड भी कहा जाता है इसे, या गैस त्रसादी के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में क्या हुआ था, कारखाने में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कि लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। सारे लोग उपांगत से लेकर अंधेपन के भीतर शिकार हुए थे, ठीक है। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट और आइसोसाइनेट जिसे मिक बोलते हैं नामक जहरीली गैसों का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। क्या है, तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। अगले आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों के दिन में मनाया जाता है। गर्मियों के दिन में आपका त्यौहार मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। क्यों मनाया जाता है, बात की जाए जापान भारत में भी मनाया नहीं जाता, अमेरिका में मनाया नहीं जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ये तो सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है, इस क्वेश्चन को कई बार देखा गया है, ठीक है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों के दिन में मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस त्यौहार गर्मियों को 25 दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, 25 दिसंबर में, ठीक है, 25 दिसंबर में मनाया जाता है ये त्यौहार। और इस कारण यह ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी जब 1 दिसंबर से लेकर 28-29 फरवरी तक होती है ना, तब तक क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की, जो ईसा मसीह का जन्म है ना, उस खुशी में मनाने जाने वाला पर्व है, ठीक है। और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है, ठीक है। 25 दिसंबर को क्या होता है, ईसा मसीह का जन्मदिन होता है, ठीक है। इसी पर्व पे ये त्यौहार मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, गिर वन्य जीवन अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीवन संरक्षण करता है, ठीक है। कौन करता है, तो हाथी, सांप, गैंडा, शेर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका हाथी, सांप, गैंडा होगा नहीं, शेर होगा, ठीक है। गिर वन्य जीवन की बात की जा रही है, ठीक है, वन्य जीवन संरक्षण की बात की जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि गुजरात में जो लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना, जो गुजरात है, गुजरात 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्य अभ्यारण्य में जो पुष्प और जीव जंतु की प्रजातियां मिलती हैं ना, यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका जो है, उसके अलावा विश्व का यही एक ऐसा वो है, इकलौता स्थान है, मतलब कि जो शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है, ठीक है। एक आवास तरीका में बना दिया रखा है, उसमें देखा जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन है आपके मोहगानी, कैक्टस, फर, चंदन। तो इसमें क्या होगा, आपका बात की जा रही है इसमें प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय की, ठीक है। तो आपका चंदन होगा नहीं, ठीक है, पहली बात। फर भी नहीं होगा आपका, ठीक है। कैक्टस और महोगानी भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, कैक्टस, ठीक है। कैक्टस क्यों होगा, कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाली प्राकृतिक जो वनस्पति है, ठीक है। इसमें मतलब कि जीव वैज्ञानिक बहुत हैं, और इसमें क्या होता है कि मोटे मोटे जो फूल तने और पानी बटोर कर जो शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थिति में जीवित रहते हैं ना, जो मैंने उसमें एनसीईआरटी में बताया है, एनसीईआरटी की मैंने वीडियो डाल रखी है। उसमें क्या होता है कि जो कटीली राजस्थान की झाड़ियाँ होती हैं ना, उसमें जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ क्या करती हैं, अपना जल इकट्ठा कर लेती हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है कि
वो अपना शोषण कर लेती हैं, ठीक है, पानी खींच लेती हैं, पेड़ पौधे का पानी खींच लेते हैं, परिस्थिति में जीवित रहते हैं, ठीक है। इनके पत्ते कांटेदार होते हैं, ठीक है, ताकि उत्सर्जन जो होता है ना उसकी दर कम हो सके, जिससे कि जल का हास्य कम हो सके, ठीक है। इसलिए कैक्टस एक पौधा है, ठीक है, ये पाया जाता है, ठीक है। अगले बात करते हैं ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है तो आपकी बात की जाए मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, ग्रीन मफलर की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपका इसमें मृदा प्रदूषण होगा नहीं, वायु प्रदूषण होगा नहीं, ठीक है, जल प्रदूषण भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्यों होगा, क्योंकि जो होता है, एक मिनट, ग्रीन मृदा, ठीक, हाँ सही है, आपका हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में क्षेत्र में सड़कों के किनारे जो औद्योगिक क्षेत्रों में है ना, राजमार्गों में, आसपास के शहरी इलाके जो होते हैं, 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि का प्रदूषण कम करने के लिए एक तकनीक अपनाई जाती है, ठीक है, ताकि घने पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, ठीक है। जैसे कि कई पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उसके आसपास वाहन चल रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे जब पेड़ पौधे लगे हुए हैं पार्क में और आप इसमें पास में अगर सड़क है ना, तो यहाँ वाहन चल रहे हैं ना, तो आपके यहाँ बैठे हैं तो इसका शोर शराबा बहुत कम सुनाई देगा, ठीक है। इसलिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। इसे ही मतलब ग्रीन मफलर कहते हैं, ठीक है, ग्रीन मफलर कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भू परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें सूर्य है, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन, अब बात की जा रही ऊर्जा की, तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है, ठीक है। पृथ्वी से ऊर्जा मिलेगी नहीं, या चंद्रमा से भी नहीं मिलेगी, शुक्र से भी नहीं मिलेगी। सूर्य से क्या मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा कि ऊर्जा जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है आपका, ठीक है। इसे छोटी छोटी किरणों में मतलब प्रकाश संश्लेषण मिलता है, ठीक है। इसे प्रकाश संश्लेषण को माना जाता है और यह मतलब पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवहन करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन हुआ। इस अगले क्वेश्चन की बात की जाए, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें बरोड़ा होगा नहीं, आपका बुध, शनि, शुक्र। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, बुध भी नहीं होगा, शुक्र भी नहीं होगा, शनि हो जाएगा, ठीक है। टाइटन की बात की जा रही है। तो इसमें सौरमंडल में जो शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है, जो शनि के 62 उपग्रह होते हैं। क्या होता है, शनि के कितने 62 उपग्रह होते हैं, ठीक है। और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन क्या है, जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह जो हैं वो हैं मीमांसा, नंबर 1 है मीमांसा, और दूसरा है एनसीलाडू, ठीक है। तीसरा है टेथिस, और तीसरा है डियान, और चौथा है रिया, पांचवा है हाइप्रेस, और इपोटस, और फोबे आदि जो भी हैं ये हैं, ठीक है। बुध और शुक्र ग्रहों के कई उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है। बुध और शुक्र के क्या है, कई उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है। वरुण के 13 उपग्रह हैं। वरुण के कितने, 13 उपग्रह, ठीक है। इसमें दिया नहीं है पर मैं बता रहा हूँ आपको, वरुण के 13 उपग्रह होते हैं। टीट्रॉन व मेरिड प्रमुख हैं, ठीक है। 2 प्रमुख हैं इसमें, टीट्रॉन व मेरिड वरुण के में। और उपग्रह, और इसकी तो बात कर ली गई आपसे, बुध जो ऑप्शन बताया मैंने आपको शनि की। शनि में कितने हैं जो मुख्य हैं, वो हैं मुख्य 2, 4, 7, 8 होते हैं, ठीक है। वो बताए थे मैंने, मीमांस, एनसीलाडू, तेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, ईपापेटस और फोवे। ये कितने 7, 8 हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब बात की जाती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल की फसल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है।
तो बायोडीजल की फसल में क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका जट्रोफा। कपास आपका होगा नहीं, गन्ना होगा नहीं, आलू होगा नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा जट्रोफा, जट्रोफा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जट्रोफा बायोडीजल की फसल होती है। यह भारत, अफ्रीका तथा अमेरिका में कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में होते हैं और इस पादप में प्राप्त जो बीज होते हैं वो 25 से 30% तक तेल निकालने का कार्य करते हैं, ठीक है। जो बीज होते हैं उसमें 25 से 30% तेल निकालते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है। उसमें आप लोग देख सकते हैं मेरी वीडियो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें देख सकते हैं। 5 जून को क्या मनाया जाता है, आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका 1982, 1986, 1992, 1996। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है किस वर्ष पारित हुआ था, आपका पारित हुआ था ये सन 1972 में, ठीक है। 5 जून सन 1972 में पारित हुआ था। और ये क्या हुआ था कि जो इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, इस उद्देश्य था कि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करा था, ठीक है। इस अधिनियम में 26 धाराएं थीं और जिनमें 4 अध्यायों में बांटी गई थी, अध्यायों में, ठीक है। जो 4 अध्ययन थे उसमें बांटी गई थी। यह कानून पूरे देश में जब लगा था तो 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986, ठीक है, को लागू किया गया था। पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, सन 1986 में, ठीक है। अब बात मैंने अभी बताया था 5 जून को क्या मनाया जाता है, आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भूमंडलीय ताप का क्या कारण है। भूमंडलीय ताप की बात की जा रही है, तो इसमें ऑप्शन है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। क्यों हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसमें वृद्धि होती है। धरती पर विनाशक गैसें के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कि मतलब कोयला है, तेल है, जो इस्तेमाल करने और जंगलों की कटाई जो होती है, ठीक है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या जो होती है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इसे भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से ही समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों में कमी, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। यह खतरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। जैव विविधता की बात की जा रही है, तो इसमें ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, ठीक है, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम और सवाना बायोम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन की बात की जाए तो शीतोष्ण पर्णपाती होगा नहीं, घास पर्णपात ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा कि निम्नलिखित जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन जो होते हैं ना, बायोम, जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। लगभग कितने, 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं, जैसे कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा किया गया है, ठीक है। लावा की बात की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी होगी नहीं,
जलोढ़ मिट्टी होगी नहीं, लेटराइट मिट्टी होगी नहीं। लावा की बात की जा रही है, तो लावा में क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो नीचे से जो लावा निकलता है, ठीक है, जैसे ज्वालामुखी फटा, ठीक, धरती फटी, तो वहाँ से जो विस्फोट होता है, विस्फोट में जो ऊपर के लिए जो लावा निकलता है ना, लावा निकल के क्या होता है कि इस तरीके से लावा निकलता है, ठीक है। लावा जो निकलता है, लावा में क्या होता है, यहाँ जो परत जम जाती है इधर और इधर, ठीक, इधर जो परत जम जाती है वो क्या होती है, काले काले मतलब मट्टी आकार में हो जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी नहीं होती है, काली मिट्टी हो जाती है, ठीक है, लाल भी मिट्टी नहीं होगी। इधर जो लावा जम रहा है ना, यहाँ से निकल रहा है और लावा इधर उधर इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, तो वो क्या क्या कर रहा है, काली मिट्टी के रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, ठीक है। तो इसमें क्षोभ मंडल होता है, आयन मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, समताप मंडल होता है, ये चारों मंडल होते हैं। तो इसमें बात की जा रही है वायुमंडल में कौन सी परत, कौन सी जो परत है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक सतह पर जो आने से रोकती है, ठीक है, आने से रोकती है, वो आपकी क्षोभ मंडल होगा नहीं, आयन मंडल भी नहीं होगा, मध्य मंडल भी नहीं होगा, समताप मंडल होगा, ठीक है। समताप मंडल क्या होता है कि पराबैंगनी किरणों को रोक देता है, अपनी सतह से आने से रोकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह जब परत के पूर्व उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेता है, जो कि पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हानिकारक, जीवन के लिए हानिकारक है, ठीक है। ओजोन परत की जो खोज हुई थी 1913, सन 1913, ठीक है, सन 1913 में फ्रांस के भौतिकवादियों जैसे कि फेवरी, चार्ल्स और हेनरी बूसोन ने की थी। किसने की थी, फेवरी, चार्ल्स और हेनरी बूसोन ने, ठीक है। अब बात की जाती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है, ठीक है। ऑप्शन है आपके जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान, ठीक है। ऑप्शन इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन आपकी बात की जाए तो ये नीचे वाले तीन ऑप्शन होंगे नहीं, जल का वेग भी नहीं होगा, जल की प्रचुरता भी नहीं होगी, जल का तापमान भी नहीं होगा, जल की क्या हो जाएगी, गुणवत्ता हो जाएगी, ठीक है। गुणवत्ता क्या होगी कि जैसे कि मतलब जो गंगा है ना, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना होता है, ठीक है। नदी में जो प्रदूषण भार को कम करने के लिए क्या हुआ था, सन 1985 की बात है। सन 1985 में श्री राजीव गांधी द्वारा, जो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी द्वारा क्या किया गया था कि कार्य योजना GAP का मतलब कार्य योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है, शुभारंभ किया गया और खूब धूमधाम से शुरुआत किया गया। लेकिन यह 15 वर्ष की अवधि में, 15 वर्ष की अवधि में क्या हुआ था, 901 दिखाई नहीं देगा, एक मिनट, 901.71 मतलब 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने के विफल रहा। इतना पैसा लगाने के बाद भी क्या रहा, विफल रहा, ठीक है। तो ये किसने किया था, राजीव गांधी ने, ठीक है, सन 1985 में, ठीक है। अगली बात की जाती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। जैविक कीटनाशक की बात की जा रही, उत्पादक क्या होगा, तो देवदार का पौधा और चीड़ का और औंक का पौधा, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये कीटनाशक का उत्पादक नहीं होते हैं, ठीक है। कीटनाशक जो नीम होता है, नीम से क्या होता है, कई प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नीम का वृक्ष जो जैविक कीटनाशक का उत्पादन करता है, ठीक है। नीम जो होता है भारतीय मूल एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है, ठीक है। पूरी तरह से क्या होता है, पतझड़ हो जाता है, ठीक है। अभी जो मौसम चल रहा है, अभी क्या हुआ है कि जो पतझड़ हुए हैं पेड़ पौधे, उसमें क्या है, पत्तियां आना, नई नई पत्तियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। इसे बचाने के लिए जो शोधन होता है
इसके जो अतिरिक्त नीम की छाल, जो छाल होती है ना, छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग होते हैं, जैसे चर्म रोग में दांत, खाज, खुजली जो होती है ना, वो क्या करता है, नीम में जो नीम की छाल होती है उससे क्या होता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, निवारण के सहायक होता है। इसलिए इसमें क्या है, वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादक है। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक। तो आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और अभी तक आपने लोगों ने मेरी बाकी की जो मैंने वीडियो डाल रखी हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस के बारे में शॉर्ट ट्रिक डाल रखी है, बहुत अच्छी ट्रिक है और उसके बारे में मैंने समझाया भी है। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, वो दोनों पार्ट देख लें। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं आपके। अब बात की जाती है आज की, तो आज आप लोगों के मेरे क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे कि आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों।